एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करना क्यों चाहती है, क्यों उनके नामांकन रद्द करने के पीछे पड़ी हुई है। आज इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के आगे टिक नहीं पा रही है? क्या हेमंत सोरेन का विकल्प भारतीय जनता पार्टी खोजने में नाकाम होती हुई दिखती है? तमाम चीजें इस वक्त में राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करना क्यों चाहती है, क्यों उनके नामांकन रद्द करने के पीछे पड़ी हुई है। आज इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के आगे टिक नहीं पा रही है? क्या हेमंत सोरेन का विकल्प भारतीय जनता पार्टी खोजने में नाकाम होती हुई दिखती है? तमाम चीजें इस वक्त में राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के पास हेमंत सोरेन का कद का कोई नेता नहीं है। और बरहेट विधानसभा का नाम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस दिन से हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा में नामांकन किया, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी कैसे बरहेट से उनका नामांकन रद्द कर दे या उनको हरा दे, इसको लेकर रणनीति बनाते हुए दिखी। जैसे ही लुइस मरांडी को बरहेट विधानसभा में प्रत्याशी बनाया, उसी बात से लुइस मरांडी का जो बयान आया कि मैं बरहेट से चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, और उसके बाद लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर इस वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी भी बनाई गई है। तो कहा क्या जाए, पहला ही मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी को फेल होते हुए दिखे। तो राजनीतिक गलियारों पे इसको लेकर भी चर्चा है। उसके बाद शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, और इसके बाद शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी को ढूंढने का एक खेल कि कौन चुनाव लड़ेगा हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट विधानसभा में। कोई मिलता हुआ दिखता नहीं था। तो एक पूर्व पारा शिक्षक को जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2573 वोट लाए थे, उसको अपने पार्टी में शामिल करा के बरहेट विधानसभा में हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारने का खेल शुरू हुआ। तो क्या कहा जा सकता है कि 2573 वोट लाने वाले गमालियम हेम्ब्रम क्या बरहेट विधानसभा में हेमंत सोरेन को चैलेंज दे पाएगा और कहीं भी इर्द गिर्द टिक पाएगा? राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले स्पष्ट देखते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि किसी भी हाल में गमालियम हेम्ब्रम टिकने वाले नहीं है। बरहेट विधानसभा में हेमंत सोरेन के खिलाफ देने का काम किया गया। तो यह तब झारखंड मुक्ति मोर्चा की उन बयानों को बल मिलता है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि हेमंत सोरेन के आगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है। और वहीं से शुरू होता है दूसरा खेल, यानी प्लान बी। जनता पार्टी का दूसरा प्लान क्या कामयाब होता हुआ दिखा, इसको भी लेकर आज हम टटोल लेते हैं। तो चलिए समझते चले जाइए कि सही माने पे इसके पीछे का खेल क्या है। जैसे ही उनके प्रस्तावक यानी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक जो सिद्धू कानू के वंशज है मंडल मुर्मू, जब उनके प्रस्तावक बने और प्रस्तावक बनने के बाद जैसे ही उनकी मुलाकात यानी मंडल मुर्मू की मुलाकात जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से होते हुए दिखने लगा, उसके बाद जिस तरह से ड्रामेबाजी शुरू हुई और उनके परिवार वालों ने इनका किडनैप होने का आरोप भी लगाए और बाद में मंडल मुर्मू के बारे में बताया गया कि वो हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में दिखे। तो क्या कहा जा सकता है कि एक प्रस्तावक को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई गंदी राजनीति की? राजनीति के गलियारों पर नजर रखने वाले का अलग अलग बयान इसमें सामने आता हुआ दिखता है। तो क्या यह भी कहा जाने लगा कि मंडल मुर्मू घुसपैठिए को लेकर हेमंत सोरेन से नाराज है, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर मंडल मुर्मू हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे और इसी को लेकर वो दूसरे नेताओं से मिलने जा रहे थे। इनकी कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये कौन सा खेल है? किसी प्रस्तावक को अपने पाले में लाने का भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को लेकर कई लोग सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं। और तो और जब उनके नॉमिनेशन में उनके उम्र को लेकर जब सवाल खड़ा किया जाने लगा,
तो यह स्पष्ट होता हुआ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी भले प्रत्याशी मजबूत ना खोज पाया हो हेमंत सोरेन के खिलाफ में, लेकिन उनके नामांकन रद्द करने के लिए पूरी रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की आयु एफिडेविट में 42 वर्ष बताया गया था, और दूसरे चुनाव यानी 2024 के चुनाव में जब उनके एज में 7 साल का इजाफा हो जाए, आप स्क्रीन में दोनों एफिडेविट को देख सकते हैं, और इसको लेकर जो सवाल खड़ा किया जाने लगा उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो समझते चले जाइए, जब नॉमिनेशन स्क्रूटनी से पास हो गया, उनका नॉमिनेशन उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने पास कर दिया, तो ये कौन सा खेला शुरू हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी इससे वाकिफ नहीं है कि किसी के एफिडेविट को रद्द करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर के पास है या नहीं है? इसको लेकर भी सवाल खड़ा है। मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके नॉमिनेशन रद्द करने को लेकर प्लान बी पर जोर से काम कर रही है। जिस तरह की चर्चाएं बाजार में आई, झारखंड राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की बातों पर यकीन किया जाए तो साफ कहते हैं यकीन किया जाए तो साफ कहते हुए नजर आते हैं कि ये इलेक्शन पिटीशन के मामले हैं। मैं इस मामले पर ज्यादा नहीं कहूंगा। वो ये भी कहते हैं कि किसी का नामांकन रद्द करने का अधिकार वही सक्षम अधिकारी होते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। और आप ये भी जान लीजिए, चुनाव आयोग के जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर को सिर्फ ये देखना होता है कि उनके एफिडेविट में जो कॉलम खाली है या नहीं, उनका निरीक्षण करने का उनको अधिकार होता है। और वो जो तथ्य दिए गए हैं, जो एफिडेविट में है, हलफनामे में जो दिए गए हैं, उन तथ्यों को जांचने का अधिकार उनको नहीं है। अलबत्ता होता क्या है इसको भी समझते चले जाइए। इस मामले पे चुनाव आयोग के पास एक सीमित दायरा है, एक सीमित शक्तियां हैं, उसको भी आज समझते चले जाइए। चुनाव आयोग में होता क्या है, हलफनामे दिए जाते हैं प्रत्याशी के तरफ से, तो उस हलफनामे के इनकम के जो स्रोत होते हैं उनको इनकम टैक्स में भेज दिया जाता है। और यदि कोई प्रत्याशी उनके एफिडेविट के तथ्यों पर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको भी आपको इलेक्शन पिटीशन के रूप में दायर करना पड़ता है, और एक लंबी प्रक्रिया है। तो होता क्या है इसको भी जान लीजिए। अब आइए कानून को भी समझ लें कि चुनाव आयोग के कानून क्या कहते हैं, इसको भी आज टटोल ले। प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 125(1) को भी आज टटोल लीजिए, जिसमें स्पष्ट कहा जाता है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 6 महीने की सजा है और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। लेकिन उस वक्त में भी प्रत्याशी के नामांकन रद्द करने का अधिकार इसमें भी नहीं है। तो समझते चले जाइए। अब चलिए आप दूसरे एक्ट को भी समझ लेते हैं। जब आप एक्ट ए को टटोलते चले जाइए तो इसमें स्पष्ट है प्रैक्टिस को लेकर, करप्ट प्रैक्टिस को लेकर इसमें परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि इस तरह के करप्ट का कोई प्रैक्टिस सामने आता है, यानी करप्ट प्रैक्टिस के कोई मामले आते हैं, तो इसमें नामांकन रद्द किया जा सकता है। तो चलिए ये करप्शन प्रैक्टिस को समझ लीजिए, ये करप्ट प्रैक्टिस को समझ लीजिए। तो समझते चले जाइए, आप पूरे साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें आता क्या है। यानी कोई भी प्रत्याशी रिश्वत देकर या धमका कर कोई वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं तो ये करप्ट प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है। इसमें नामांकन रद्द करने के प्रावधान जरूर है। तो समझते चले जाइए। लेकिन एक बात और भी स्पष्ट कर देता हूं कि इसमें भी जो बात परिभाषित की गई है, इसमें को लेकर भी कई तरह का विवाद सामने आता हुआ दिखता है। तो चलिए कई तरह के एफिडेविट के बारे में बात करते हुए चले। आपको याद होगा एक एफिडेविट को लेकर नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे, और वो एफिडेविट था उनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। और आपको याद होगा कि किस तरह अरविंद केजरीवाल भी इस मामले पे किस तरह से केस मुकदमे में फंसते नजर आए। यानी जब उनके शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट पर सवाल खड़ा किए गए तो किस तरह से यूनिवर्सिटी केस कर दिए थे अरविंद केजरीवाल पर, और सुप्रीम कोर्ट भी उसके फैसले पर उनको राहत नहीं दिए, तो सब कुछ देखा जा सकता है। और चलिए सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट के बारे में क्या कहा उसको भी जान लेते हैं। एक याचिका दायर की गई थी
उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि चुनाव में प्रत्याशी किसी की योग्यता देकर वोट नहीं करते हैं, और जब वोट नहीं करते तो वो किसी तरह से आरपीआई 51 एक्ट का उल्लंघन नहीं करता। यानी उस एक्ट में जिसमें 123, 2 और 4 का जिक्र है, इसके तहत ये जो है भ्रष्ट आचरण में गिनती नहीं आता। तो समझते चले जाइए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणियां हैं बड़ा महत्वपूर्ण होते हुए चली जाती है। तो क्या सिर्फ यही है भारतीय जनता पार्टी का दर्द, या और कुछ आ रहा है? चलिए अब कुछ और भी बातों पर इसको हम टटोल लेते हैं कि इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी एक बार पूरी वर्जिश जरूर की थी कि किसी तरह से अपराधी चुनाव नहीं लड़े। 2023 में पार्लियामेंट के एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी को भी आप टटोल लीजिए। 2023 में सुशील मोदी जो अब दिवंगत हो गए थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसका मकसद था कि किसी तरह से अपराधियों को, करप्ट लोगों को चुनाव से रोकने की प्रक्रिया पर बात किया जाए, और ये रिपोर्ट उस आयोग ने सरकार के सामने सुपुर्द भी कर दी। वो अभी भी पेंडिंग है। तो समझा जा सकता है कि सरकार की इच्छा शक्ति भी करप्ट लोगों को किस तरह से चुनाव से नहीं रोकने का पूरी तरह से आमादा है, क्योंकि केंद्र में तो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो सरकार को इस मामले में भी जवाब देना चाहिए। तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यही दर्द है, या कुछ और भी दर्द झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है? चलिए आज उसको भी टटोल लेते हैं, आज इसको भी समझ लेते हैं, और समझते चले जाइए। हेमंत सोरेन ने जेल से यात्रा के बाद से जिन राजनीति को नए धार देने की कोशिश की, और जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेले, उसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेचैन दिखी जरूर है। और कहां गए उनके चाणक्य नीति, जो चाणक्य बनाने में माहिर माने जाते हैं, और कहां गए शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री का वो चाणक्य नीति, और कहां गए हेमंता बिस्व शर्मा का वो मास्टर स्ट्रोक, जिसके बारे में हेमंता बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनकर भारतीय जनता पार्टी भेज दी थी, और आशा की थी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान के प्रभारी और हेमंता बिस्व शर्मा जो सीएम है असम के, उनको सह प्रभारी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट जाएगी। लेकिन हुआ उलट, और लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल होते हुए दिखाए, और जिस शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने चुनाव के ऐन वक्त में किया, उसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पोल पट्टी जरूर खुल गए। उनके तमाम नीतियों पर नजर रखने वाले और माइक्रो लेवल पर बात करने वाले की पोल पूरी तरह खुलते हुए नजर आई। क्या यही है दर्द भारतीय जनता पार्टी का? किस तरह से गणेश महली, और किस तरह से गणेश महली जब पार्टी छोड़कर चले गए, और वो इस वक्त में सरायकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जब वो चंपाई सोरेन को चैलेंज करते हुए नजर आए, तो कौन और कैसे नहीं मना पाए गणेश महली को। और लुइस मरांडी को ले लीजिए। लुइस मरांडी के बारे में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 2014 के चुनाव में लुइस मरांडी हेमंत सोरेन को परास्त जरूर कर दी थी। अलबत्ता वो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको मात देने में लुइस मरांडी ने महारत जरूर कर ली। लेकिन हुआ क्या, यह बात को समझते चले जाइए। अपने पार्टी के में शामिल करा, और छोटे से बड़े नेताओं को जिस तरह से हेमंत सोरेन ने एक तरफा शामिल कराने का जो खेल खेला, उसे भारतीय जनता पार्टी जरूर ही झुंझला गई होगी, क्योंकि तमाम वादे पर पानी जरूर फिर गया होगा। क्या यही दर्द है? राजनीति में नजर रखने वाले इसकी ओर इशारा जरूर करते हैं। तो लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला, जिस योजनाओं को लगातार लागू किया, चाहे मैया योजना हो, चाहे बिजली बिल की माफी हो, तो वकीलों का स्टाइपेंड, इंश्योरेंस और दूसरे मुद्दे को लेकर है, और अबुआ आवास को लेकर, और तमाम मुद्दे जिस तरह से राजनीतिक गलियारों पर नजर आए। और मैया योजना का नाम इसलिए बार बार किया जा रहा है कि मैया योजना से भारतीय जनता पार्टी इस तरह घबरा गई थी कि उन्होंने गोगो दीदी योजना को ले आया। बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को भी समझते चले जाइए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रूप दिखाने की कोशिश झारखंड में जरूर की। सरकार तो बिल्कुल नहीं है, योजना लागू भी नहीं है, लेकिन फॉर्म भराए जाने लगा। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर का दर्द है? मैया योजना से घबराई हुई है। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले लगातार चर्चा करते हुए नजर आए। दीदी योजना के लिए फॉर्म भराने जाने लगा, तो कहा क्या जाए, झारखंड में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट राजनीति में हो चुकी है।
और कैद का गवाह बनने के लिए इस वक्त में झारखंड तैयार भी है। तो आप समझते चले जाइए कि भारतीय जनता पार्टी नामांकन रद्द क्यों कराना चाहती है, और रद्द तो होगी कि नहीं ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। मैंने आपको सभी कानून और चुनाव आयोग की सीमित शक्तियों के बारे में आपको विस्तार से बता दिया। अब हमारे दर्शक ये आसानी से समझ सकते हैं कि उनका नामांकन रद्द होगा कि नहीं होगा। लेकिन नामांकन रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इस ओर इशारा जरूर करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में हेमंत सोरेन से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार बिल्कुल नहीं है। दावे और प्रतिदावे तो अपने अपने जरूर है, लेकिन जो कुछ जमीन पर दिखता है और हमारा न्यूज चैनल जिस चीज को अपने तरह से आकलन करते हैं वो दर्शक को जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। और सभी के अपने अपने आकलन होते हैं और सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं। ये बढ़ाते हुए चले जाएं तो एक बात और भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान करते हुए दिखती है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और राजनीति में जिस तरह से प्रवेश की और नए नए बात को जोड़ते हुए चली गई, यानी जो जलवा कल्पना सोरेन ने दिखाया वो भी दर्द भारतीय जनता पार्टी को टीस का तरह जरूर मारती है। उनके भाषणों में जो तेज दिखता है, किसी ने भी आकलन नहीं किया कि इतनी मंझी हुई कल्पना सोरेन होगी। और राजनीति का हर पर पैतरे को पूरी तरह से अपने में समाये कल्पना सोरेन के भाषणों को आप गौर से देखते चले जाइए और जिस तरह से रणनीति वो बनाते हुए नजर आई, ये दूसरा टीस भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर करती है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन के नामांकन रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद होती हुई दिखती है। अब इसे मजबूरी कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति, ये तो हमारे दर्शक तय करेंगे। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।